वेलकम लर्नर्स टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस विस्परर। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था न्यूक्लियस, डीएनए, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड कंटेंट है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। फ्लूइड का मतलब कि वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है, वो चीज़ जो बह सकती है उसे हम कहते हैं फ्लूइड। जैसे कि एयर और वाटर ये बह सकता है तो इसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइड कंटेंट है, वो चीज़ है जो बह सकता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लियस बह नहीं सकता है, न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्म नहीं कहते हैं। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो पता ये चला कि जितने भी साइटोप्लाज्म हैं वो प्रोटोप्लाज्म हैं, लेकिन सारे प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म नहीं हैं, क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है। वायरस आर कंसिडर्ड एज समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वायरस को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के बीच में समझा जाता है। हाँ, वायरस को हम लिविंग थिंग भी कह सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी कह सकते हैं। आइए जानें कि वायरस को हम नॉन लिविंग थिंग कब कहेंगे। वायरस नॉन लिविंग थिंग जब होता है तब वो अकेला होता है। जब वायरस अकेला हो, इंडिपेंडेंट हो, तब वह नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हम सब के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो वायरस जब अकेला होता है, जब इंडिपेंडेंट होता है, तब इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता है और तो और ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम वायरस को कहते हैं कि उस वक्त वो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन वायरस जब किसी सेल के अंदर इंटर करता है, व्हेन अ वायरस इंटर्स अ लिविंग सेल, जब वायरस किसी लिविंग सेल के अंदर इंटर करता है, इट अटैचेस टू द सेल मेम्ब्रेन, वो उसके सेल मेम्ब्रेन के साथ जुट जाता है और सेल मेम्ब्रेन से जुटने के बाद ये क्या करता है, एंड इंजेक्ट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल, वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट करता है, डालता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो कैरेक्टर जो पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग यानी कि न्यू इंडिविजुअल, तो पेरेंट से जो उसके डॉटर या फिर सन के पास जो जा रहा है कैरेक्टर, उसे हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस क्या करता है, किसी भी सेल के साथ, किसी भी लिविंग सेल के साथ अटैचमेंट बनाता है और उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है, डालता है। फिर उसके बाद उस सेल से वो एनर्जी प्राप्त करता है। जिस सेल को ये अपना जेनेटिक मटेरियल दिया, अब उस सेल से वो एनर्जी प्राप्त कर रहा है। अब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अब वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। अब वो 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा। तो वायरस जब अकेला होता है तब उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, उसके अंदर लिविंग थिंग का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाया जाता है। लेकिन ये जब भी किसी सेल के साथ अटैचमेंट बनाता है, तब वो अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंटर करता है, इंजेक्ट करता है और उससे एनर्जी प्राप्त करता है, उससे एनर्जी लेता है और उसके बाद वो रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। नाउ वी हैव टू लर्न सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल यानी कि सेल का कंपोनेंट, द कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, सेल का कंपोनेंट विच हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, जिसके पास कोई खास फंक्शन हो, कोई खास जॉब हो, कोई खास काम हो, उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल सेल का कंपोनेंट है, सेल का हिस्सा है जिसके पास कुछ खास काम है करने को। इन यूकार्योट्स विच नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़, यूकार्योट्स के पास केमिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स के बॉडी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, तो इनके बॉडी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होते हैं। अब यूकार्योट जैसे कि हम, प्लांट, कैट, डॉग, तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनके अंदर बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। To keep these activities of different kinds
सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स यूज़ मेम्ब्रेन बॉन्ड लिटिल स्ट्रक्चर। तो ये जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं यूकारियोट्स में, तो वो एक्टिविटीज़ को चाहिए कि वो अलग हों एक दूसरे से। जैसे कि मिसाल देते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है? ये एक सुसाइडल बैग है, मतलब कि कोई भी हार्मफुल चीज़ जो सेल तक पहुंचता है वो उसके पास जाता है और बस्ट कर जाता है, फट जाता है और उस हार्मफुल चीज़ को डाइजेस्ट कर जाता है, मार देता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इसके अंदर रिस्पायरेशन होता है, ये हमें एनर्जी देता है। तो सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग काम है। तो सबके काम को क्या चाहिए कि एक मेम्ब्रेन के अंदर ये होना चाहिए ताकि ये एक दूसरे से नहीं मिल जाए। गोल्जी बॉडी के अंदर जो काम हो रहा है, लाइसोसोम के अंदर जो काम हो रहा है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो काम हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। तो जो प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है वो अलग अलग हो, मिल ना जाए, इसलिए सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, मतलब कि उन पर मेम्ब्रेन का कवर चढ़ा हुआ होता है। तो आगे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स, जो कि सेल ऑर्गेनेल है। बारी बारी से हम इसे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल द साइंस विस्परर से।